नमस्कार, स्वागत है आपका खबर दमदार में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और सबसे पहले खबर लेते हैं मेरठ से, जहां पर व्यापारियों ने हंगामा किया है। ड्रोन से निगरानी को लेकर यह हंगामा हुआ है। अराजक तत्वों ने हंगामा किया। पुलिस मीडिया कर्मियों से भिड़ गए। ये सभी बिना मास्क वालों पर कार्रवाई से नाराजगी जाहिर कर रहे थे। ड्रोन से की जा रही है पहचान, हाईकोर्ट ने भी कहा, जिसके बाद ड्रोन से कई जगहों पर निगरानी रखी जा रही है, खासकर बाजारों की, भीड़ भाड़ वाले इलाकों की, जहां पर लोग बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के दिख रहे हैं। और ऐसे ही निगरानी मेरठ में भी बाजारों की चल रही है। और यहां पर कुछ व्यापारियों ने, कुछ अराजक तत्वों ने पुलिस के साथ हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस के साथ साथ मीडिया कर्मियों से भी ये भिड़ गए हैं। न्यूज 18 ने भी जगह जगह से आपको दिखाया था, रियलिटी चेक दिखाया था कि कैसे बिना मास्क के लोग भीड़ भाड़ वाली जगहों पर नजर आ रहे हैं। और अब देखिए यहाँ पर मेरठ में पुलिस से और मीडिया कर्मियों से कुछ व्यापारी, कुछ अराजक तत्व भिड़ गए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के लोगों को करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी है। गोरखपुर में नए एनेक्सी भवन में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने 7,477 करोड़ की लागत से 505 किलोमीटर लंबी 16 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण किया और कार्य का शुभारंभ किया। इस समारोह में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। जनपद कुशीनगर में तमकुही राज और पटोला के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 730 के चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण का कार्य, यहाँ पर एक कार्य शिलान्यास के संपन्न हुए। भाबामऊ जनपद प्रयागराज में गंगा नदी पर सेतु बने, सेतु के समानांतर 6 लेन के सेतु और पहुंच मार्ग के निर्माण का कार्य 8 परियोजनाओं के पूर्ण हो जाने से उत्तर प्रदेश की जनमानस को जहां इससे काफी राहत होगी और आवागमन में जहां सुविधा होने जा रही है। प्रयागराज, अयोध्या और चित्रकूट के विकास के कार्यक्रमों को जिस त्वरित गति से आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है, खासतौर पर प्रयागराज में 6 लेन के जिस नए सेतु के कार्य का शुभारंभ आज प्रारंभ होने जा रहा है। आगामी 2024 के प्रयागराज महाकुंभ के जिससे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। इसी प्रकार से चित्रकूट की जिससे जो परियोजनाएं आई हैं, राम वनगमन मार्ग की जिससे ये सभी कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। आज के इस अवसर पर मैं आदरणीय गडकरी जी का, डॉक्टर जनरल वीके सिंह जी का और भारत सरकार के सभी अधिकारियों का हृदय से एक बार फिर से आभार व्यक्त करता हूं। और इस मौके पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलने का नया विजन दिया है और सीएम, डिप्टी सीएम के नेतृत्व में बेहतर काम हो भी रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे विभाग के पास पैसे की कोई कमी नहीं है और हम हर क्षेत्र में यूपी सरकार को पूरा सहयोग करने को तैयार हैं। सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि और उम्मीद भी जताई कि अगले 3 से 4 साल में उत्तर प्रदेश समृद्ध और संपन्न प्रदेश बन जाएगा। उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल रही है। उत्तर प्रदेश सुखी, समृद्ध, संपन्न प्रदेश बन रहा है। उत्तर प्रदेश अब बीमारी प्रदेश नहीं, तो समृद्ध और संपन्न प्रदेश आपके नेतृत्व में बन रहा है। मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप से ये सपना पूरा होगा और भारत सरकार की ओर से हम पूरे तन मन धन से आपके साथ जुड़ेंगे। और मैं अक्सर कहता हूं कि मेरे डिपार्टमेंट में, रोड में, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है और काम आप लाइए, मैं और लाखों करोड़ आपको देने के लिए तैयार हूं ताकि उत्तर प्रदेश बदले। मैं पैसा कैसा खड़ा करना, कैसा लाना, ये बात में मुझे कोई अड़चन नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश के विकास के लिए पूरी ताकत लगाऊंगा और आपके और केशव प्रसाद जी के नेतृत्व में कम से कम आने वाले 3-4 साल में उत्तर प्रदेश के रोड की, इंफ्रास्ट्रक्चर की तस्वीर पूरी बदल जाएगी। अब गंगा का वाटरवेज पूरा बन गया है, गंगा भी निर्मल बन रही है, एमएसएमई का भी विकास हो रहा है और कृषि में भी अब इथेनॉल के कारण क्रांति हुई है। अब इसमें मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश बहुत तेज रफ्तार से आगे जाएगा आपके नेतृत्व में। इसलिए हृदय से आपको बहुत बहुत शुभकामना और शुभेच्छाएं। और आज गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी ने गोरक्षनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी की और इसके बाद अपने गुरु महंत अवैधनाथ के समाधि स्थल पर जाकर पूजा अर्चना की। इस मौके पर उन्होंने आंवला के पेड़ के नीचे बैठकर प्रसाद ग्रहण किया।
पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर एफआईआर दर्ज हुई है। विजिलेंस ने गायत्री प्रजापति के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में यह मामला दर्ज किया है। विजिलेंस की खुली जांच में गायत्री की आय से अधिक संपत्ति मिले थे, सबूत मिले थे इसके। विजिलेंस ने खुली जांच की रिपोर्ट शासन को सौंप दी थी। शासन ने अनुमति दी, जिसके बाद विजिलेंस ने अब लखनऊ में एफआईआर दर्ज कराई है। मंत्री रहते हुए गायत्री पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप लगे। गायत्री, उसके परिजन और करीबियों पर इस वक्त विजिलेंस का शिकंजा कसता नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री थे गायत्री प्रजापति और उनके खिलाफ अब आय से अधिक संपत्ति के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। दिसंबर से आज एक शर्मनाक तस्वीर सामने आई, जहां पर एक मासूम के शव को कुत्ता नोच रहा है। बच्चे के परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया। एक वीडियो सामने आया जिसमें बच्चे के शव को एक कुत्ता नोचता नजर आ रहा है। हालांकि अस्पताल प्रबंधन की ओर से अभी तक इस मसले पर कोई भी सफाई नहीं दी गई है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि एक हादसे में ये बच्चा शिकार हुआ था, जिसके बाद इसे लाया गया था और यहाँ पर बच्चे के शव को कुत्ता काटता हुआ नजर आ रहा है। इस मामले में सीएमओ अपना बचाव करती नजर आई। सीएमओ ने इस मामले को पुराना बताया है। अस्पताल परिसर में स्ट्रेचर पर रखे एक शव को कुत्ता नोचता हुआ आप भी इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये कोई देखभाल नहीं है। हुआ क्या था? ये हुआ चाट रहे हैं बच्ची को। हम तो अभी आए। तो क्या जिला अस्पताल की लापरवाही है? ये जिला अस्पताल की लापरवाही है जी। बहुत ज़्यादा। हाँ, ये मामला मेरे भी संज्ञान में ये प्रकरण आया है समाचार पत्र के माध्यम से। तो मैंने इसका तत्काल संज्ञान लेते हुए कि ये क्या प्रकरण है, सीएमएस जिला अस्पताल से मैंने इसमें मालूम किया। तो उन्होंने उसमें यही बताया कि उनके संज्ञान में ये प्रकरण है कि एक शव रखा हुआ था बच्ची का और उसके मामले में कि प्रथम दृष्टया किसकी इसमें लापरवाही लगती है, इस संबंध में उन्होंने एक जांच कमेटी गठित कर दी है और जो भी इसमें जिम्मेदार पाया जाएगा उस दोषी के खिलाफ कार्रवाई की वो संस्तुति करते हुए कार्रवाई करेंगे। हमने सीएमओ से बात करने की कोशिश भी की, लेकिन सीएमओ इस मुद्दे पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। न्यूज़ 18 ने कोशिश की कि बात करें, लेकिन ये बात मुकम्मल नहीं हो पाई। तस्वीरें आपने देखी और तस्वीरें ये बयां कर रही है। हालांकि ये एक दलील जरूर दी जा रही है अस्पताल प्रबंधन की ओर से कि ये मामला पुराना है, लेकिन मामला पुराना हो या नया हो, उससे इस मामले की गंभीरता कहीं से भी कम नहीं हो जाती है। अस्पताल परिसर के अंदर एक शव के साथ ये दुर्व्यवहार, वहां पर कुत्ता कैसे पहुंचा, कुत्ते को किसी ने भगाया क्यों नहीं, हॉस्पिटल के स्टाफ कहाँ थे, कर्मचारी कहां थे, तमाम सवाल है। और ये लापरवाही बार बार आखिर संभल के जिला अस्पताल में इस तरह की लापरवाही क्यों देखने को मिलती है, ये वो तमाम सवाल है जिनके जवाब हॉस्पिटल प्रबंधन को देना होगा। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बीजेपी ने विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक चुनाव के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं और इसके लिए वो मतदाताओं के साथ एक बैठक कर रही है। बीजेपी 28 नवंबर तक प्रदेश भर के पोलिंग बूथों पर सम्मेलन करेगी और इसी के तहत मंत्री ब्रजेश पाठक ने लखनऊ में मतदाता सम्मेलन में हिस्सा लिया। मंत्री ब्रजेश पाठक ने भी विधान परिषद चुनाव में सभी सीटों पर जीत का दावा किया है। स्नातक चुनाव जो लखनऊ खंड में चल रहा है उसके लिए मतदाता सम्मेलन है यहाँ पर, और शिक्षकों का जो चुनाव है लखनऊ खंड का उसका भी यहाँ पर हम लोग आए हैं संपर्क के लिए। और दोनों जो चुनाव चल रहे हैं पूरे प्रदेश में सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे, इस संकल्प के साथ हम लोग जुटे। इधर पीएसपी के अध्यक्ष यानी कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने दावा किया है कि 2022 में बिना उनकी पार्टी के सहयोग के कोई भी सरकार प्रदेश में नहीं बन सकती। मंत्री बनाए जाने वाले अखिलेश यादव के बयान पर शिवपाल यादव ने कहा कि मेरे मंत्री बनने की अब कोई ख्वाहिश नहीं है। लव जिहाद के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि लव जिहाद कानून बनाए जाने की जरूरत नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि आजम खां और उनके परिवार को झूठे केस में फंसाया गया और जेल भेजा गया है। कई मुद्दों पर शिवपाल यादव ने बेबाकी से अपनी बात रखी। तो इन्होंने बहुत से कानून बना दिए। कानून बनाने से, और लव जिहाद तो कई संविधान में कहीं नाम ही नहीं है कहीं शब्द है लव जिहाद, और इसकी ज़रूरत नहीं है ऐसे कानून हैं। आप याद करो जब आप छोटे छोटे हो गए
नैतिक शिक्षा की जरूरत है। तो समाजवादी पार्टी की तरह ही प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की ओर से भी यही कहा जा रहा है कि इस तरह के कानून की जरूरत नहीं। लव जिहाद को लेकर राजनीतिक दलों की जो जुबानी जंग है वो अब भी जारी है। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी सांसद एसटी हसन ने मुस्लिम युवकों को सलाह दी है कि वो सभी हिंदू लड़कियों को अपनी बहन समझे। एसपी सांसद ने कहा कि मुस्लिम युवकों को नसीहत उन्होंने ये दी है कि ऐसा कानून बनने जा रहा है जिससे जबरदस्त तरीके से मुस्लिम युवकों को टॉर्चर किया जा सकता है और इसलिए किसी प्रलोभन में न फंसे, किसी के इश्क के चक्कर में पड़कर अपनी जिंदगी न गंवाएं। उन्होंने लव जिहाद कानून को बीजेपी का पॉलिटिकल स्टंट करार दिया। तो सलाह यही है, खासतौर से मुसलमान बच्चों से मेरी सलाह ये है कि अपनी हिंदू लड़कियों को अपनी बहन की तरह समझें, किसी के बहकावे में ना आए, किसी के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि ये एक ऐसा कानून बना दिया गया है जिससे कि उनको बहुत ज़बरदस्त तरीके टॉर्चर किया जा सकता है। अपने आप को बचाएं और किसी भी प्रलोभन में या किसी भी लव के चक्कर में ना पड़ के अपनी ज़िंदगी बचाएं। अभी तक जब हिंदू लड़कियां या दूसरे धर्म की लड़कियां मुस्लिम लड़कों के और ऐसे लड़कों के जो कि अपना धर्म पहचान छिपाकर दोस्ती करते थे, धर्म परिवर्तन का दबाव डालते थे, टॉर्चर करते थे उन्हें, उस मुद्दे को लेकर कभी किसी नेता ने बयानबाजी नहीं की। लेकिन अब जब कानून सामने आ रहा है तो तरह तरह की बयानबाजी हो रही है। यूपी में लव जिहाद और धर्मांतरण के खिलाफ अध्यादेश के 2 दिन भी नहीं बीते कि बुलंदशहर में एक और मामला सामने आ गया। आरोपों के मुताबिक 2 महिलाएं लड़की को अपने साथ ले गईं, 4 युवकों के साथ मिलकर उसे अगवा किया। मामला चूंकि 2 धर्मों से जुड़ा हुआ है इसलिए इसमें लव जिहाद का एंगल भी सामने आया। पुलिस ने इनके खिलाफ मामला दर्ज किया है और 2 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम बनाई गई है। सियाना कस्बे में वादी द्वारा तहरीर दी गई है कि उसकी बेटी को 2 लड़कियां आई और उसको लिवा के लेके गई और उसको फिर बाद में वो चली गई, गायब हुई, मतलब घर लौट के नहीं आई, उसका अपहरण कर लिया गया। 2 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है इस मामले में। आगे क्या कार्रवाई की जा रही है? बाकी अभियुक्तों को तलाश की जा रही है, लड़की की तलाश की जा रही है, कई टीमें बना दी गई हैं, दबिश दी जा रही है। बड़ी खबर गाजियाबाद से और खबर यह है कि लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने एसडीएम लोनी को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने मीट की दुकानों, होटलों पर कार्रवाई न होने से नाराजगी जाहिर की। चिट्ठी में नंदकिशोर गुर्जर ने एसडीएम को 4 दिन का अल्टीमेटम दिया है और चेतावनी दी है कि अगर अवैध काम बंद नहीं होते हैं तो वो खुद कानून हाथ में ले लेंगे। विधायक ने बीजेपी, वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर मीट की दुकानें बंद कराने की बात कही। इससे पहले उनका एक वीडियो भी सामने आया था नवरात्रों के दौरान, जब वो मीट की दुकानों को बंद करवा रहे थे, तब भी कई सवाल उठे थे। लेकिन अब ये चिट्ठी उन्होंने इस बात को लेकर लिखी है कि कई अवैध दुकानें चल रही हैं, उन दुकानों को प्रशासन की ओर से बंद कराया जाए। मुजफ्फरनगर में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां पर एक बस में एक शख्स ने गोली चला दी और एक शख्स की हत्या कर दी है। आरोपों के मुताबिक 2 बदमाशों ने बस में घुसकर गोली मारी और हमलावर मौके से फरार हो गए। नई मंडी थाना क्षेत्र की ये वारदात है। चलती बस में गोली चली और इस गोलीकांड में एक शख्स की मौत हुई है। सपेरों को आपने अक्सर सांप पकड़ने के लिए बीन बजाते देखा होगा, लेकिन अगर सपेरे इंसाफ के लिए बीन बजाएं तो इसे क्या कहेंगे। मामला झांसी जिले के टहरौली थाना क्षेत्र का है, जहां पर पिछले दिनों एक सपेरे की मौत के मामले में कार्रवाई न होने से नाराज सपेरों ने अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया। जिले भर के सपेरे यहां पर इकट्ठा हुए, टहरौली थाने पर पहुंचे और थाने के सामने बैठकर सबने बीन बजाना शुरू कर दिया, सांपों का प्रदर्शन किया और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने सपेरों को जांच और कार्रवाई का भरोसा दिया। दरअसल 15 नवंबर को कुछ लोग एक सपेरे को सांप पकड़वाने के लिए जबरन ले गए। इसके कुछ घंटे बाद ही उसका शव बाइक पर लाकर घर के सामने फेंक गए। पुलिस को भी इसकी सूचना दी गई, लेकिन अभी तक आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस अब मामले की जांच की बात कह रही है। इधर आगरा में ऑपरेशन के बाद मरीज के सर्जिकल ब्लेड पेट में ही छोड़ दिए जाने के मामले में कोर्ट ने आरोपी सर्जन के खिलाफ एफआईआर के आदेश दिए हैं। आगरा के मौर्य हॉस्पिटल में एक शख्स ने पथरी का ऑपरेशन कराया था। ऑपरेशन के बाद भी जब पेट का दर्द कम नहीं हुआ तो दोबारा अल्ट्रासाउंड हुआ,
डॉक्टर ने दवाइयां भी दी, लेकिन दर्द से आराम नहीं मिला। जिसके बाद मरीज ने दिल्ली में जांच करवाई तो पता चला कि उसके पेट में सर्जिकल ब्लेड है। पीड़ित मरीज ने जब मौर्य हॉस्पिटल में इसकी शिकायत की तो आरोपों के मुताबिक डॉक्टर ने उसके साथ बदसलूकी शुरू की, उसे भगा दिया गया। चारों तरफ से जब परेशान मरीज ने कोर्ट की शरण ली, जिस पर कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया और मौर्य हॉस्पिटल के डॉक्टर सिद्धार्थ धर्म मौर्य पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। इधर चाइल्ड पोर्नोग्राफी के आरोप में गिरफ्तार हुए जूनियर इंजीनियर से पूछताछ में आए दिन नए खुलासे सामने आ रहे हैं। सीबीआई से हुई पूछताछ के बाद ये बात सामने आई है कि इस गंदे काम के जरिए जेई ने करोड़ों रुपए कमाए। बुंदेलखंड, बांदा, महोबा और हमीरपुर में मकान, जमीन और प्लॉट खरीदे। आरोपी बांदा के नरैनी तहसील का रहने वाला है, लेकिन बांदा में भी शहर के पॉश इलाके में करोड़ों रुपए के मकान इसने खरीदे हैं। आरोपी जेई से फिलहाल सीबीआई की पूछताछ जारी है। यहां एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटेंगे, आप बने रहे हमारे साथ। भी गोल्ड लोन का ख्याल आए तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। देश उत्तराखंड पर अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। जुलूस निकालना चाहते हैं कुछ लोग, सवाल बड़ा हो जाता है। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। क्या अब सियासत के निशाने पर छात्र आ गए? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस। देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर।
कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। तो आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। जुलूस निकालना चाहते हैं कुछ लोग। और एक बड़ी खबर भदोही से, जहां पर एक शख्स भदोही का दुबई में लापता हो गया है। उसका नाम इंद्रमणि पाल है। भदोही के कोई रौना इलाके का रहने वाला है। इंद्रमणि के घर वालों ने डीएम से मदद की गुहार लगाई। परिजनों का कहना है कि इंद्रमणि दुबई के जबेल अली इंडस्ट्रियल एरिया के एक पावर प्लांट में काम करता था। दीपावली से पहले तक घर वालों से उसकी बातचीत भी होती थी, लेकिन दीपावली के बाद से ही उसका कोई सुराग नहीं। इंद्रमणि के परिजनों ने न्यूज़ 18 को वो डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं जिसके आधार पर वो दुबई गया। ये डॉक्यूमेंट्स टूरिस्ट वीजा के हैं, यानी कि एजेंट ने टूरिस्ट वीजा पर उसे दुबई भेज दिया और अब वो वहां लापता है। जिस शख्स ने उसे दुबई भेजा था उसका नाम चांद बाबू है। वो प्रयागराज के हंडिया इलाके का रहने वाला है और चांद बाबू कहाँ है इस वक्त, ये इंद्रमणि के परिजन भी नहीं जानते। अरे पिताजी 1-1.5 साल पहले गए थे तो उनको यहाँ से भेजा गया था। उसके बाद में हम अभी 1 महीने नवरात्र के बाद से हम बात नहीं कर पा रहे हैं उनसे। उसके पहले डेली बात करते थे हम लोग डेली सुबह शाम ऑडियो कॉल वीडियो कॉल हो रहा था। उसके बाद में नवरात्र के बाद में बात नहीं हो रही उनसे। और उसके हम लोग डीएम को भी एक बार सूचना दिए हैं और कहीं पे नहीं कर पाए हैं। वो कंपनी से फ़ोन आया तो कोई बोल रहा है वो मर चुके हैं, कोई बोल रहा है अभी हॉस्पिटल में है। यही सब है और कुछ प्रॉब्लम नहीं है उनसे। जो हमारे जो चाचा जी हैं आज 3 साल से सऊदी में रहते थे पहले, और जो इस बार आए हुए हैं, अब जो जिसके एजेंट के माध्यम से गए हुए हैं वो बोल रहा है कि मैं भेज दिया हूँ, मैं जानता नहीं उनके बारे में कुछ, अब उसका खोज आप करिए, ठीक। और वहाँ पे जो काम उनको मिला है, साफ़ सफाई का काम करते थे वहाँ पे, और उनसे हमें बात हुए 1.5 महीने पहले बात हुई थी। फिलहाल यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद खबरें होंगी उत्तराखंड से।